वेलकम टू माय पॉडकास्ट नीले धालमिया। कैसे हैं? थैंक यू सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? सब बढ़िया। आज का पॉडकास्ट हम थोड़ा लाइट रखेंगे। विल टॉक अबाउट हाउ एज वी विल फोकस ऑन द स्मॉल बिजनेस पीपल ना। सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से हो, आपकी जर्नी यहाँ तक आने की, आप क्या करते आए हो, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो हम चलते 2014 फरवरी। आज भी याद है मुझे, मैं 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन मैं फ़्लाइट पे था। 15 फरवरी को मैं लैंड हुआ रात को 2 बजे न्यूजीलैंड एयरपोर्ट, क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट सॉरी। अच्छा। लैंड होते सपने ऐसे थे कि मैं जा रहा हूँ वेगस और जैसे ही लैंड हुआ मुझे एक शांत सा छोटा सा गांव दिखा ऊपर से, जहाँ पे कुछ लाइटें चल रही थी। जैसे ही लैंड हुआ फीलिंग कुछ पहले थोड़ी अजीब थी, बट ऐसा लगा कि कोई अपग्रेडेड विलेज पे मैं आ गया हूँ। सोचा कुछ और था, होने वाला कुछ और था। आया एज अ स्टूडेंट, अकाउंटिंग, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग लेवल 7। घर की तरफ जा रहा था तो फीलिंग अगेन वही आ रही थी कि नेक्स्ट फ़्लाइट कब बुक कराओ वापस। क्योंकि मैं बेसिकली हूँ गुजरात, इंडिया से। सूरत सिटी है, टेक्सटाइल और डायमंड की तरह जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। और ऑब्वियसली गुजराती हूँ तो प्राउड लूँगा कि बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बिज़नेस माइंडेड होते हैं। तो आते ही पहले तो सिटी से देख के पता लग जाता है कि इधर पैसा कितना है कितना नहीं है। तो इसलिए अच्छा। जैसे मैंने वही बोला कि जैसे मैं आया तो मैं वही मेरे कैलकुलेशन शुरू हो गए थे। क्योंकि बैक इन इंडिया पुणे MIT से मैंने BBA किया था फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में। तो फाइनेंस मतलब बहुत छोटी सी उम्र से नंबर्स को मैं काफ़ी प्यार करता था। और व्हेन आई वाज 16, जब मैं 16 साल का था तब मैंने पहला बिजनेस डाला था मेरा, अच्छा। कंप्यूटर कोचिंग का। तो नंबर्स काफ़ी मतलब हर एक चीज़ में कैलकुलेशंस होती है। और इन जनरिक अगर आप किसी गुजराती को मिलोगे ना, अगर आप रेस्टोरेंट में भी जाओगे, खाना खाने जाओगे, तो आपको काफ़ी कैलकुलेशंस, कैलकुलेटिव बात ही मिलेगी, मतलब करते हैं, रिस्पॉन्स में हाँ करते हैं। हाँ हाँ। तो अगेन जर्नी वहाँ से शुरू हुई। और जैसे ही शुरू हुई जर्नी, जैसे मैंने बोला कि सिटी काफ़ी क्वाइट लगी, तो सोचा कि ज़्यादा तो इधर नहीं टिक पाएंगे, चलो ठीक है, पढ़ने आए, निकल जाएंगे वापस। 6 महीना हुआ कोर्स का, कुछ फीलिंग नहीं आई, पढ़ाई उतनी जमी नहीं। और फिर लगा कि अब कोर्स चेंज करे या वापस चले जाए। फिर उसके बाद जो मेरे साथी थे उन्होंने मुझे बताया 6 महीना ही रह गया है तो रह जा, क्यों आधे से जाना है वापस। बोला ठीक है चलो। 6 महीना और फिनिश किया, कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स जैसे ही कंप्लीट किया, अकाउंटिंग की डिग्री हाथ में आ गई। आते ही उस दरमियान उस जो बाकी के जो 6 महीने बचे थे, उस टाइम पे एक अकाउंटिंग फर्म ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा। और उसी अकाउंटिंग फर्म ने मुझे ऐसा बोला कि अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, या मोर देन वेलकम। ये पढ़ाई के बाद? पढ़ाई शुरू थी, पढ़ाई के दौरान? पढ़ाई के दौरान, ठीक है। पढ़ाई के दौरान शुरू थी। अब कंपनी कीवी की थी, लोकली ओन्ड कंपनी। और मेरे मेंटर जो अभी भी मैं उनको मानता हूँ, मेरे बिजनेस पार्टनर है आज, उन्होंने भी मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे देखा, बोला कि उन्होंने मुझे एक काफ़ी एक जनरिक सवाल मुझे पूछा कि कितना पैशनेट है इस इंडस्ट्री के लिए। ना कुछ पढ़ाई का पूछा, ना कुछ नॉलेज पूछा, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना ही पूछा कि पैशन कितना है? पैशन कितना है। मैं बोला अगर 24 में से मैं 18 घंटे भी करूँ तो मुझे थकान नहीं होगी, इतना पैशन है। बस उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मुझे बोल दिया कि चलो ठीक है, मैं रेफ़र कर रहा हूँ बॉस को, आगे इंटरव्यू आपके हाथ में है, आप देख लेना। ठीक है। उन्होंने ना मुझे ऐसा भी बोला कि चलो मैं आपकी सिफारिश लगाऊंगा, आपको ले ही लेंगे, कुछ नहीं, बस इतना सुन के छोड़ दिया उधर। इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मुझे बोला इंटर्नशिप 6 महीने आ जाओ, देखते क्या होता है। जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुई उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके अगले महीने में मैंने मेरी रेजिडेंसी डाली, उसके अगले महीने में मेरी PR हो गई। तो मेरे ये रोल कौन सा था? ये मेरा रोल था इंटरमीडिएट अकाउंटेंट। ओके। स्टार्टिंग जब मैंने रेजिडेंसी डाली तब टैक्सेशन अकाउंटेंट। फ़र्क क्या दोनों में, इंटरमीडिएट अकाउंटेंट और इंटरमीडिएट अकाउंटेंट इज़
स्टेपिंग स्टोन फॉर एनी अकाउंटेंट फ्रेशली, कि जहाँ पे एक जनरिक आपको सारी ड्यूटीज़ करनी रहती है, जैसे जीएसटी हो गया, पेरोल हो गया, नॉर्मल सोल ट्रेडर्स के फाइनेंस हो गया। अब टैक्सेशन अकाउंट इज़ मोर रिलेटेड टू टैक्स, स्पेशलाइजेशन इन टैक्स रिटर्न्स बनाने, टैक्स के रूल्स को देख के उसमें कैसे इनकम दिखानी है नहीं दिखानी यू है। मीन इनकम टैक्स, क्योंकि जीएसटी भी एक टैक्स ही है। करेक्ट, सॉरी, स्पेशलाइजेशन इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, हाँ, ठीक है। उसमें जीएसटी का पार्ट है बट इतना मेजर नहीं है, बट मेनली इनकम टैक्स। टैक्स को कैसे, कंपनी को कैसे स्ट्रक्चर करके कैसे टैक्स बचाना, तो टैक्सेशन अकाउंटिंग इज मोर अबाउट इट। फाइनेंशियल्स, जो सोल ट्रेडर कंपनीज, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, जो 4 प्लेटफॉर्म से बेसिक, उसके फाइनेंशियल्स करने रहेंगे। तो ये 2 फ़र्क थे। जैसे ही रेजिडेंसी आई, थोड़ा समय काम किया, तो जो मेरे मेंटर थे और अदनान जी, तो हम दोनों ने डिसाइड किया Sorry, कि कौन? अदनान जी, अदनान रानापुर वाला। ओके, यहाँ पे लोकल है वो? यहाँ पे लोकल है, हमारे साथ ही है, आज मेरे बिजनेस पार्टनर है। अच्छा, मेरे जो बॉस थे क्रिस सदरलैंड, जो फाउंडर थे इस कंपनी के। ठीक है। तो क्रिस ने मतलब मैं और अदनान जी सोच ही रहे थे कुछ करना है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि जॉब तो की थी, बट कभी जॉब के जैसा देखा भी नहीं था और ना कभी किया था। हाँ, तो ऐसे ही डे 1 से जब लगे थे, तभी भी ऐसे ही थे कि हमारी खुद की कंपनी है, ना कुछ टाइम का देखना, क्योंकि जॉब क्या होता है 9 to 5 होती है, उसके बाद आफ्टर आवर्स करो ना करो। तो हम यही परमिशन, स्पेशल परमिशंस लेते थे बॉस से कि हमें रात को बैठ के भी काम करना है, अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा नाइट पर्सन हूँ, मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ इतना। सेम। आपका भी मेन काम क्या है? लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि आप करते क्या हो, तो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे? 2 पार्ट में रिप्रेजेंट करूँगा। एक इन जनरिक एंटरप्रेन्योर, सेकंड अकाउंटेंट के साथ बिजनेस एडवाइजर और बिजनेस कोच। अच्छा, हाँ जी, बिजनेस एडवाइजरी और कोचिंग दोनों में फ़र्क क्या होता है? ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट अगर इन डेप्थ में जाएंगे तो काफ़ी फ़र्क है। बिजनेस कोचिंग एक ये हो गया कि आपको बिजनेस कैसे स्ट्रक्चर करना है जो आप चला रहे हो, तो उसमें आपको बिजनेस कैसे बढ़ाना है, अगर आपका बिजनेस कम हो रहा है तो उसको कैसे बूस्ट करना है, कैसे नहीं करना है। आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो वो सही है, गलत है। और ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, नेटवर्किंग कैसे करनी है नहीं करनी है, वो सारा कुछ बिजनेस कोचिंग की साइड पे आ गया। बिजनेस एडवाइजरी जो है, बिजनेस एडवाइजरी इज मोर इनटू जो आप बिजनेस कर रहे हो अभी विद इन द बिजनेस। जैसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, कहते हैं कि मैनेजमेंट रिपोर्ट होता है, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है। मैनेजमेंट साइड इन डेप्थ ये जाता है कि बिजनेस एडवाइजरी में हम ये एनालाइज करते हैं कि आपका बिजनेस के नंबर्स को एनालाइज करते हैं, और उसके अंदर बिजनेस का स्ट्रक्चरिंग सही है नहीं है, और उस स्ट्रक्चरिंग के अलावा अगर आप जो खर्चे कर रहे हो वो खर्चे आपको कितना रिटर्न दे रहे हैं, ईच इंडिविजुअल खर्चा कितना रिटर्न दे रहे हैं। कि काफ़ी बार एंटरप्रेन्योर्स इतने बिजी होते हैं बिजनेस के अंदर, उनको लगता है कि अगर वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो उनको लगता है सब सही जा रहा है, कुछ गलत नहीं है, जो भी खर्चा हो सब सही है, बिकॉज उनकी जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी छोटे लगने लगती है उनके इनकम के साइड के ऊपर। बट इन जनरल ऐसा होना या होता नहीं चाहिए या होना नहीं चाहिए, बिकॉज हर एक एक्सपेंस की एक लिमिट होती है और उसकी एक प्रोडक्टिविटी रिटर्न देने की एक कैपेसिटी होती है। तो वो राइट है या रॉन्ग है, दैट इज़ मोर इनटू बिजनेस एडवाइजरी साइड ऑफ इट। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा नंबर 1 चैलेंज ये है, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कैश फ्लो मैनेज करना। बिकॉज हमारा क्या है कि मैं एक कांस्टेंट इनकम है नहीं है। इट कुड बी कि एक आध महीने में मेरे अच्छी सेल्स की हैं, मेरे पास अभी गुड चंक ऑफ मनी आ गया, एंड देन फॉर नेक्स्ट 3 months मेरे को पता नहीं है कुछ आएगा या नहीं आएगा। और इट कुड बी कि 3 महीने मेरे पास कुछ भी नहीं आया, अब मैं 4थे महीने में हूँ। और मेरे लिए हमेशा चैलेंज ये रहता है कि मैं अपना अकाउंट देखता हूँ, कई बार मेरे को लगता है वाओ इट्स नाइस, चलो ठीक है, नींद आती है, सो जाता हूँ। फिर ऑल ऑफ सडन महीने बाद रियलाइज करता हूँ शिट ये पैसे इतने खर्च हो गए, अभी मेरे पास तो कुछ है नहीं है। करेक्ट। तो आपका मानना है कि ये एडवाइजरी में आएगा? राइट। ये मोर इनटू बिजनेस मैनेजमेंट प्लस एडवाइजरी में आएगा, बिकॉज जैसे आपने बताया कि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है सारे एंटरप्रेन्योर्स का हमारे साइड पे, जो भी मुझे आते हैं बोलते हैं कि नीलिम मैं पैसा तो अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ओवरऑल इन जनरल अगर मैं देखूँ तो ईयरली मेरा पैसा अच्छा बन रहा है, बट
काफ़ी महीने ऐसे होते हैं कि मुझे उसमें स्ट्रगल होती है। तो मैं बोला तो फिर आप क्या सोचते हो? तो बोलते हम यही सोचते हैं कि साल के एंड में तो अच्छा पैसा बना लेते हैं, बट ड्यूरिंग द ईयर चलो अगर कभी अच्छा वक्त आ गया बिजनेस में, कभी बुरा वक्त आ गया, तो मैं बोलता हूँ फिर बुरा वक्त में आप क्या सोचते हो? तो बोलते हो ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के क्वेश्चन होने लगता है अपने आप पे हाँ कि ये बिजनेस अच्छा है या नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत है। अगर जब वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि डे वन से आपने कोई बजट पे आप नहीं चल रहे हो। फर्स्ट थिंग, एक बजट है हर एक महीने का तो ठीक है। अगर एक बजट नहीं है तो जो कैश फ्लो की आप जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हो वो आएगी। वो आएगी ही वो आएगी। डजंट रियली मैटर कि मैं रियल एस्टेट है या फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जस्ट लाइक क्लीनिंग बिजनेस जहाँ पे आपकी गारंटेड इनकम है, करेक्ट। तो उसमें भी यही स्ट्रगल हाँ, रहेगी। ये स्ट्रगल मेनली सर्विस इंडस्ट्री में होती है। अच्छा। मैं इसलिए बोलूँगा सर्विस इंडस्ट्री क्योंकि अगर हम रिटेल इंडस्ट्री में जाएंगे, होलसेल इंडस्ट्री में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट बेचना है। तो आप हमेशा एक ऐसे माइंड में रहोगे कि मेरे को इतना प्रोडक्ट तो लेना ही लेना है, लेना तो मेरे को इतना पैसा तो इतने अकाउंट में होना चाहिए। होना ही चाहिए। बट जब सर्विस इंडस्ट्री होती है तो हम क्या बेचते हैं? हम अपनी एक्सपर्टीज बेचते हैं, हम अपनी सेल्समैनशिप, हम स्किल्स बेचते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं। हम एक ही इंडस्ट्री में, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। अभी जैसे आपने बोला रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि एक महीना बहुत ही आपका अच्छा गया, 10 प्रॉपर्टीज सेटल्ड इन 1 मंथ। अगर आप 10 प्रॉपर्टी एक मंथ में आप कर रहे हो तो आपको लगता है कि यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यस। और आपके प्लानिंग्स ऐसे शुरू होने लगते हैं, उसके बेसिस पे आप इंटू 10x या फिर 100x पे आप चले जाते हो सीधे। कभी कभी बार अगर हम ऐसा में बहुत ही अगर बंदा पैशनेट है तो 100x पे चला जाएगा, कम पैशनेट है वो फिर वो इंटू 5x पे चला जाएगा। उसकी प्लानिंग वैसे होने लगती है कि इस महीने 10 गई, अगले महीने 20 करूंगा, उसके बाद मैं वापस 15, वो एवरेज गिनती शुरू हो जाती है। चलो वो भी एक अच्छा है, वो भी एक प्लानिंग के तौर पे अच्छा है, बट कभी ये नहीं सोचा कि वो 15 को अचीव कैसे करेंगे। हाँ। पहला चीज़, पहले वो आना चाहिए कि मुझे 15 तो करना है। चलो एक टारगेट सेट कर दिया, विच इज़ गुड, 15 कर दिया, बट उसके बाद तुरंत ही सेकंड क्वेश्चन ये भी तो आना चाहिए कि वो 15 कैसे अचीव करना है। तीसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि थोड़ा हमें बैकग्राउंड में भी जाके देखना चाहिए कि वो 10 कैसे अचीव हुई। कि काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि मार्केट बहुत अच्छी है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंटरेस्ट रेट बहुत लो है। अभी जिस बंदे ने आपने अगर एक को सेल किया, उसके लाइंड अप में ऑलरेडी 5 बंदे थे, तो रेफरल से आपको आ गए, तो ईज में आपका 10 सेटल हो गया। बट हम कभी उस बैकग्राउंड पे नहीं जाते, उस डेप्थ में हम कभी देखते नहीं है। इन जनरिक देखे भी सही तो हम कभी रिटर्न डाउन नहीं करते। हमने एक मोमेंट पे, एक टाइम पे हमने सोच लिया कि इतने पैसे, इतने सेल्स, इतना कमीशन, ऐसे ऐसे सेल्स आ गई, हमने माइंड में सोच लिया। बट कहा क्या कभी आपने लिखा? कैसे आया, किस तरीके से आया, कौन से वे से आया, किसके थ्रू आया, क्या रेफरल्स थे, क्लाइंट के फीडबैक्स क्या थे, और उसको कितनी परेशानी हो रही थी सेटल होने में, नहीं होने में। अच्छा, हमने वहाँ पे टॉक किया तो हमने वहाँ पे सिर्फ बाय एंड सेल किया या हमने उनको प्रॉपर्टीज मार्केट का नॉलेज भी दिया? क्योंकि आपके बायर्स या आपके इन्वेस्टर्स हैं फ्यूचर के। अब जैसे हम अकाउंटेंट्स है, एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आज ये बोलूँगा हरमन जी आप पॉडकास्ट जो आपने भी शुरू किया, अब मैं आपको बोलूँगा कि पॉडकास्ट आपका काफ़ी सही जा रहा है। अच्छा। अब मैं आपको एंकरेज नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, मैं आपको बोल रहा हूँ आप बढ़िया कर रहे हो, आप करते रहो, यही है, अच्छा है। मैंने उतना बोला, एक स्टेटमेंट मेरा ये हो गया, जनरिक स्टेटमेंट। या दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया, हरमन जी आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, आपकी रीच बहुत अच्छी है, आपका चैनल भी बहुत अच्छे से जा रहा है, आगे का क्या सोचा, आगे क्या करोगे? आप इन जनरल ये बोलोगा नीले इतना बढ़िया चल रहा है तो अभी तो फिलहाल इसी में है, और मैंने सोचा ही नहीं है, या तो मैंने सोचा ही नहीं है, क्योंकि मेरे से किसी ने ये क्वेश्चन पूछा नहीं है। करेक्ट। तो ये चीज़ इन नॉर्मल वे में हम, जैसे मैंने आपको जो बोला कि एज एन बिजनेस एडवाइजर विद इन दी, अगर कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, बिजनेस एडवाइजरी के साथ मैं हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सोचा? क्लाइंट बोलते नहीं सोचा, क्वेश्चन अराइज ही नहीं हुआ, क्योंकि कब सब सही चल रहा है ना, जब सही सब चल रहा है तब तक ठीक है, सब ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक बिजनेस में ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस एडवाइजरी, बिजनेस कोचिंग, ऐसा कोई एक फ्रेंड, ऐसा कोई एक फैमिली मेम्बर, ऐसा कोई एक सर्कल में कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपसे क्वेश्चन करे आगे क्या रोड मैप की जरूरत है। रोड मैप की ज़रूरत है।
रोड मैप बहुत सही है, मतलब बहुत ज़रूरी है। और चाहे फिर आप नॉर्मली 5 दोस्त बैठे हो, रोड मैप आप बना रहे हो, चाहे वो रियलिस्टिक है नहीं है, वो बात की बात है, क्योंकि एटलीस्ट आपने कन्वर्सेशन तो स्टार्ट की, एग्जैक्टली एटलीस्ट वैसा माइंडसेट तो बनाया। करेक्ट। तो अगर जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक मैंने कंपैरिजन किया कि जैसे मैंने अगर आपको एक क्वेश्चन किया कि आगे का क्या सोचा है, आगे क्या करोगे, कैसे करोगे, कुछ सोचा है नहीं सोचा है, अरे नहीं सोचा है, क्यों नहीं सोचा है, सोचो। सोचो। अच्छा हम फिर मैं बोलूँगा, अच्छा आप बोलोगे मैं अभी नीले बहुत बिजी हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में, अगर कुछ आइडियाज़ है आप मुझे बताओ, सजेस्ट करो। मैं बोलूँगा ओके नो प्रॉब्लम, हमें कॉफ़ी पे मिलते हैं, हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं इन जनरल वे, इन जेनरिक। तो क्या चीज़ें आप देखते हो बिफोर यू कैन काइंड ऑफ एडवाइस? जैसे मैंने बोला कि मैं इन जनरल मैं एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा है कि मैंने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में मैंने खुद जंप इन किया, पहले प्रॉफिट भी किया, लॉस भी किया, एक्सपीरियंस किया एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, क्या फेस से वो गुजरते हैं, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे नहीं हुई, कहाँ पे अच्छा डिसीजन लेके अच्छा फीडबैक मिला नहीं मिला। राइटिंग ऑलवेज मैं हमेशा बोलता हूँ कि खुद के साथ भी बात करो तो लिखो, क्योंकि सोचते हो तो सोच के हम भूल जाते कि हमने क्या सोचा। हमारी मेमोरी उतनी शार्प नहीं है आज के दिन पे, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी को इतना एक्सेप्टेंस हमने कर लिया है। मोबाइल, अगर आज मैं बोलूँ हरमन जी, शायद आपको आपकी वाइफ का नंबर याद है, फ़ोन नंबर? हाँ ठीक है, वाइफ का याद रहेगा। अब मैं आपको बोलूँगा एक आपके दोस्त है इंडिया में, आपके बहुत जिगरजान दोस्त है, उनका नंबर याद है? नहीं, मेरे को घर वालों का नंबर याद नहीं है। करेक्ट। वाइफ का नंबर इसलिए याद है क्योंकि बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी हाँ। है। अब अगर आज थोड़ा की कॉम्प्लिकेटेड होता तो नहीं होता। आज की जनरेशन भी ऐसी है ना, स्मार्ट है आपके जैसे। ये फ़ोन नंबर की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, पर्टिकुलरली क्योंकि इसलिए जनरेशन आज की इसलिए स्मार्ट है क्योंकि हम वाइफ का नंबर भी ऐसे, क्योंकि वो याद रखना पड़ता है। आई थिंक ये जो रील्स का कल्चर है, इससे अब मेरे को स्ट्रगल हो रहा है। आई थिंक इससे अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है। मेमोरी का भी मेरे को यही कन्फ्यूजन रहता है कि यार मेरे को ADHD एक्चुअली है कि दिस इज़ जस्ट बिकॉज मैं रोज़ का 1-2 घंटा तो रील्स पे स्पेंड कर रहा हूँ, यू नो। तो आई थिंक या इट्स अ सेल्फ स्ट्रगल एज वेल। मेरी मेमोरी वीक होती जा रही है, इसलिए अभी मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करता हूँ, कैलेंडर्स का यूज़ करता हूँ, टू डू लिस्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं। वो गलत नहीं है, बहुत सही है अगर आप उसको सही तरह से यूज़ करो तो। गलत तब हो जाता है जब हम उसके ऊपर काफ़ी रिलाई होने लगते हैं। यार अभी प्रॉब्लम ये है कि रिलाई होना पड़ता है। अब कहीं टाइम पे मैं भूल जाता हूँ, तो मेरे को तो अगर अभी इवन मेरे को अगर मेरी वाइफ बोलती है कि भाई अगर यहाँ पे नेक्स्ट फ्राइडे हमको डिनर पे जाना है इनके घर, तो उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि भाई प्लीज़ मेरे कैलेंडर में डाल दो, क्योंकि मैं अदरवाइज़ भूलने वाला हूँ। हाँ, तो मैं उस लेवल पे बैठा हूँ अभी फ़िलहाल। उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप लिखो, डायरी बनाना शुरू करो। अच्छा। आप लिखते हो ना, तब आपकी मेमोरी और आपका दिमाग और साइकोलॉजिकली एक्टिव होता है और आपकी मेमोरी में वो स्टोर होना शुरू होता है। तो लिखना एक डिफरेंट, हाँ, और वो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं भी एक स्टेज पे आपकी तरह ही था कि बहुत टेक्नोलॉजी पे रिलाई करता था। बट आज के दिन पे भी अगर कोई मेरे पास क्लाइंट आता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी फर्स्ट एडवाइजरी फ्री है, जैसे फर्स्ट एडवाइजरी बिल्कुल फ्री है इन जनरल। अगर कोई आता है ना, तो काफ़ी मुझे क्लाइंट पूछते हैं कि हम और आप बात कर रहे हैं जैसे, तो मुझे बोलते हैं कि नीले जी हम बात नहीं कर सकते ऐसे नॉर्मली, आप लिख रहे हो। मैं जो बोलता हूँ ना वो मैं लिखता हूँ उनके सामने। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल नए टैक्स रूल्स आए, ये आया, ये आया, ये आया, तो वो सारा मैं लिखता हूँ उनके सामने। वो उनके लिए नहीं, अपने लिए लिखते हो आप? हाँ ठीक है। उनके लिए भी मेरे लिए भी, दोनों चीज़ के लिए इसलिए लिखता हूँ। बाकी तो अगर मैं यूज़ कर सकता हूँ टेक्नोलॉजी को, कि अगर मैंने एक PPT बना दिया, मैं उनको हर बार वो कंप्यूटर स्क्रीन खोल के मैं उसको PPT बना के मैं उनको शेयर कर सकता हूँ। बट नहीं, मैं हमेशा इसलिए लिखता हूँ क्योंकि दो चीज़ होती है उसमें, कि जब मैं लिखता हूँ तो जितना मैं मेमोराइज़ कर रहा हूँ उतना आगे वाला बंदा भी मेमोराइज़ कर रहा है, क्योंकि वो भी देख रहा है कि वो क्या लिख रहा है। या और उसके बाद जैसे ही लिखना ख़त्म हुआ तो एक पर्सनल टच, कि उनको ऐसा लगा कि चलो मेरे लिए कुछ नोट्स रेडी हुए। और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, नॉर्मल क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि क्या मैं ये पेज निकाल के ले जाऊँ या इसका मैं फ़ोटो खींच लूँ। तो एक वो चीज़ हो गई। अगर नॉर्मली अगर मैंने PPT ही मैं हर क्लाइंट को देता रहूँगा, तो उनको एक क्या होता है, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वो इन जेनरिक लेने लगते हैं।
तो मैं आपको भी यही बोलना चाहता हूँ या जितने भी है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो बेस्ट थिंग इसको लिखना शुरू करो। लिखो। मेरे फादर साहब हमेशा बोलते हैं कि चाहे बुरा लिखो चाहे अच्छा लिखो, बट लिखो। जब आप लिखोगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि जैसे अभी आपने बोला कि रील्स, अभी मैं कभी कभी मैं ऐसे, मैं ऑफिस में कभी बहुत ही काम हो जाता है, थोड़ा थकान हो जाने लगती है, तो क्या लोग करते हैं कि रील्स देखना शुरू कर देते हैं या कुछ एक रिफ्रेशमेंट। आप आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट एंड काफ़ी सारी चीज़ें, वो बेनिफिशियल भी है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है। मैं आधा घंटा मेरे राइटिंग्स को ही मैं देता हूँ, भले मुझे पता है मैंने क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, बट जो मेरी पूरी डायरी भरी हुई है जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं वो 1 बाय 1 पेज टू पेज में देखता हूँ। और मैं हमेशा, मैं जितने भी पेज में घुमाता हूँ तो जो मैंने लिखा हुआ रहता है, मुझे उस मीटिंग की याद आती है कि इस मीटिंग में इस क्लाइंट को मैंने ऐसा बोला था कुछ, और उसी टाइम मुझे ऐसी कुछ चीज़ें याद आ जाती है कि हाँ मैंने ये क्लाइंट को, इनका क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मैंने उनको कुछ रिप्लाई ऐसे दिया हुआ था, बट इसके ऊपर मुझे और स्टडी करनी चाहिए, या फिर मैं कल इनको फ़ोन करूँगा कि जो मैंने उनको एडवाइस दी थी उनके ऊपर उनकी कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ। तो वो डिस्कशन पे फिर मैं नेक्स्ट दिन चला जाता हूँ। तो विद इन अपने में ही है कि हमें कैसे हमारी स्किल्स को अपग्रेड करनी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस माइंडसेट है, रूटीन है, प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली। आपके अभी किस तरह के क्लाइंट हैं? क्राइस्टचर्च में डोमिनेंट? नहीं, हमारे क्लाइंट है इनवर कागल से लेके ऑलमोस्ट के प्रियंका तक। और किस तरह के क्लाइंट हैं? लाइक स्मॉल टू बिजनेस, स्मॉल टू मीडियम बिजनेस हमारे सारे क्लाइंट है, जैसे सोल ट्रेडर्स है, ट्रस्ट है, पार्टनरशिप्स है और कंपनीज है। तो न्यूजीलैंड में जो 4 प्लेटफॉर्म्स पे जो बिजनेस होता है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स वाले बिजनेस बेस हमारे क्लाइंट। और इनको आप वही सर्विस प्रोवाइड करते हो, अकाउंटिंग से लेके एडवाइजरी, कोचिंग? कोई क्लाइंट मुझे गूगल की तरह देखता है, उनको वो बोलते हैं कि हमें कुछ भी सवाल होता है तो हम आपको फ़ोन कर लेंगे। कोई क्लाइंट मुझे जस्ट एन अकाउंटेंट की तरह देखता है, कोई क्लाइंट मुझे बिजनेस एडवाइजरी, बिजनेस कोचिंग, कोई क्लाइंट मुझे इमिग्रेशन एडवाइज़र की तरह भी देखता है। उसमें मैं काफ़ी नर्वस हो जाता हूँ, बट मेरा यही रिकमेंडेशन और एडवाइस होती है कि अगर इमिग्रेशन के लिए कुछ भी हो तो आप इमिग्रेशन एडवाइज़र को ही कीजिए, आप प्रिफर कीजिए, क्योंकि डे 1 से मैंने काफ़ी इमिग्रेशन का काम, मतलब मेरा स्टूडेंट वीज़ा से लेके रेजिडेंसी से लेके, मैं उसमें काफ़ी बैकग्राउंड में भी मेरा थोड़ा स्टडी चलता रहता है। अच्छा। कि क्या रूल्स है, क्या रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक्रीडेशन, जो नया रूल आया था एम्प्लॉय हायर करने के लिए, और अभी भी जो है, तो स्टार्टिंग में काफ़ी क्लाइंट का ऐसा था कि आप एक्रीडेशन करते हो, हम बोले हाँ करते हैं। तो काफ़ी क्लाइंट ऐसा कि फिर आप ही करो। फिर मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप एक एडवाइज़र के पास जाइए, आप उनसे करवा लीजिए। बोलते हैं नहीं, अगर आप कर रहे हो तो आप ही करो, हमारे लिए सब कुछ आप ही हो। बोला नहीं, वो बात सही है, बट वो अलग है, अलग है थोड़ा, बट तभी भी हम एडवाइस कर देते हैं। और जनरल नॉलेज, जैसे मेरा भी, मैं काफ़ी चीज़ों में एडवाइस कर देता हूँ। Yes. बट मैं साथ में ये भी बोलता हूँ कि भाई प्लीज़, ये लॉयर का काम है तो लॉयर से करो। Correct. ये काम एक्चुअली बिल्डिंग इंस्पेक्टर का है, वो क्वालिफाइड पर्सन है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। ये मेरे बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ये करना चाहिए, बट अगेन चेक विद द बिल्डिंग इंस्पेक्टर। अभी जैसे सेल एंड परचेस एग्रीमेंट है, काफ़ी क्लाइंट मुझे बोलते हैं आपके पास तो बहुत सारे फॉर्मेट पड़े रहेंगे, आप मुझे भेज दो, आप ही कर दो। नहीं, लॉयर का काम है, लॉयर करने का। मैं देख के बता सकता हूँ जेनरिक बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। उसके बाद हम मेनली, जैसे मैंने आपको बोला कि हम पेरोल सर्विस भी देते हैं, GST फाइलिंग्स वगैरह, टैक्सेशन फाइलिंग, पूरा कंपनी स्ट्रक्चरिंग, मतलब ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चरिंग करके देते हैं। हमारे पास काफ़ी क्लाइंट ऐसे भी है जो सिर्फ एडवाइजरी करते हैं हमारे साथ। अकाउंटेंट्स उनके अलग है, बुक कीपर्स उनके अलग है, सिर्फ पूरा अगर ईयर एंड का अगर कहीं और से बुक्स सारे कुछ प्रिपेयर करके हमारे पास आके बोलते हैं कि अभी आप इसको रिव्यू कर दो, आप इसको बता दो कि इसमें कुछ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे हिडन और ग्रे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स एडवाइस के साथ टैक्स एडवांटेज हम ले सकते हैं लीगली। अभी वो डिपेंड अपन एक्सपीरियंस के ऊपर आता है। और एक बात हमारी, मतलब मुझे स्पेशली एडवांटेज वो मिला कि जब मैंने फर्म ज्वाइन किया था, उस टाइम के फर्म की मतलब सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। अबाउट टू क्लोजर था वो फर्म,
और उसके बाद मैंने मेरे बिजनेस पार्टनर ने मैंने और अदनान जी ने, हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी चैलेंज आने दो, हमें रुकना नहीं है। मतलब अगर कोई बंदा बोलता है कि आप ट्रस्ट का अकाउंट करते हो, हम बोलते हैं हाँ करते हैं। आप बोलते हो कि कोई बंदा बोलता है कि अगर आप सोल ट्रेडर करते हो, हम करते हैं। कोई बोलता है कंपनी करते हो, हम करते हैं। उस टाइम पे अदनान जी को बैकग्राउंड से बहुत ही एक्सपीरियंस था, बिकॉज उनके फादर साहब हमारे गुजरात के चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट या सेकंड बैच के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो उनके ब्लड में ही अकाउंटेंसी थी, चाहे वो वर्ल्ड के कोई भी कोने में जाएंगे उनके पास वो स्किल है आज भी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे यही एक हिम्मत दी थी कि देख तू बिजनेस एडवाइजरी कोचिंग, क्योंकि तेरे पास काफ़ी नए बिजनेस और पुराने बिजनेस का एक्सपीरियंस है, मेरे पास टैक्सेशन का एक्सपीरियंस है, तो हम डेप्थ में जाके हम चैलेंजेस लेते थे। अब हमने क्लाइंट्स भी ऐसे लिए जो लिक्विडेशन पे आ गए हैं, मतलब आईआरडी उसको लिक्विडेशन पे डाल रही है, बट हम वहाँ से उनको बाहर निकाल के आईआरडी के साथ नेगोशिएशन करके हम लिक्विडेट, हमारा यही टारगेट रहता है, बचा रहे हम। अब बहुत सारे क्लाइंट ऐसे थे कि जिनको टैक्सेशन, कैश फ्लो मैनेजमेंट के बहुत सारी इश्यूज आती है, बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है बट टैक्सेस बाकी है, जीएसटीज पे करनी बाकी है, जीएसटीज की नॉलेज नहीं है, प्रोविजनल टैक्स पे करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। जब प्रोविजनल टैक्स होता है, पे करने का आता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये क्या चीज़ है, ये क्यों हमें एडवांस में पे करना है। या तो फिर जैसे अगर मान लो कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया और हम एक साथ टैक्स बिल भेजते हैं, तो कोई भी इंसान का टैक्स बजट जो होता है वो हिल जाएगा, बिकॉज वो एक वन लम सम अमाउंट गया उधर। बट अगर हम यही बोले कि अगर उसको हम 12 मंथ्स या 24 मंथ में हम स्प्लिट करके दे दें कि आपको मंथली इतना करना है, कोई भी क्लाइंट के लिए ये मुश्किल नहीं है। वो बोलते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो उसका भी राइट स्ट्रक्चरिंग करके राइट टैक्स पे कराना भी, जब हमने वो शुरू किया तो काफ़ी सारे क्लाइंट मतलब इम्प्रेस हुए कि अच्छा ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, अच्छा हम ऐसे करेंगे तो ये तो काफ़ी चीज़ अच्छी है हमारे लिए। और इससे पेनल्टियाँ भी बहुत बचती हैं। एग्जैक्टली, पेनल्टी और इंटरेस्ट। हम दूसरा भी काम करते हैं कि हम पेनल्टी और इंटरेस्ट भी हम सेव कराते हैं आईआरडी से। अगर कोई सिचुएशन में ऐसे फंस गए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर यहाँ का इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना सपोर्टिव है, अगर आप जेन्यून हो, अगर आप कोई चीज़ में फंस गए हो, अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आप पेमेंट राइट टाइम से नहीं कर पा रहे हो, या तो अभी कर पा रहे हो बट पहले नहीं कर पा रहे थे, तो अगर जेन्यून रीज़न है तो आईआरडी सुनती भी है। अगर तरीके से अगर आप उनको रिप्रेजेंट करो तो वेव ऑफ भी करती है, इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों। साउंड्स लाइक मेरे को ज़रूरत है आपकी। जो जो आपने चीज़ें बोली ना, भाई बता नहीं सकता कितना बुरा हाल चल रहा है इस टाइम पे। ये फीडबैक मुझे कॉमन मिल रहा है। और जैसे आपने बोला कि आपके क्लाइंट्स कैसे, मतलब कैसे टाइप के क्लाइंट्स, तो सबसे पहले मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय क्लाइंट्स अभी जो, क्योंकि उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर ऐसा है कि मतलब वो इतने हद तक रिलाय है कि वो मुझे इतना तक पूछ लेते हैं कि मेरे बेटे को आईपैड लेना है नीले जी, मैं कौन सा लूँ। तो मैं बोलता हूँ कि मैं आईटी पर्सन नहीं हूँ, आईटी स्पेशलाइज नहीं हूँ, बट वो मुझे बोलते हैं $3,000 वाला मत लेना, सबसे महंगा मत लेना। वो भी एक चीज़ है, बट उसमें वो मुझे ये पूछना चाहते हैं कि मतलब मैं क्यू कार्ड से लूँ, जेम से लूँ, बैंक से मतलब टॉपअप कराऊँ कि कैश ले लूँ, क्या कैश ले लूँ। तो उसमें भी हमने कभी ऐसा नहीं सोचा उस एडवाइस को देने के लिए भी, उस एडवाइस को भी हम इतना सीरियस लेते हैं, उस क्वेश्चन को भी, कि हमेशा हमने अगर पहले हमें उतना पता नहीं चलता था तो हम उसके ऊपर स्टडी करके हम हमेशा वापस जाते थे क्लाइंट के पास। तो क्लाइंट को एक डेडिकेशन दिखा। बाकी नॉर्मल अकाउंटेंट्स क्या बोलेगा कि ये हमारा एरिया नहीं है, या फिर वो ये बोलेगा कि अच्छा मैं एडवाइस तो कर लूँगा बट 150, 200, 300 वॉट एवर द पर आवर चार्जेस आर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा डर यही है लॉयर्स और अकाउंटेंट का। लोग यही सोचते हैं अगर उनके कॉस्ट ज़्यादा है, एग्जैक्टली उनके हिसाब से, राइट। बट हमने जब शुरू किया तब हमने एक ही चीज़ देखी थी कि यहाँ पे बहुत सारे अकाउंटेंट्स ऐसे नहीं है कि जो क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझे। अब क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा, ऐसे क्वेश्चंस लेके क्यों आएगा, पहले तो आप पहले तो ये सोचो। चलो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तभी आएगा, ऐसे कोई टाइम पास करने के लिए तो नहीं आएगा, या तो फिर उनको आपके ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा है। तो हम उस भरोसे को लेके, उस क्वेश्चन को इतना सीरियस लेके एनालाइज करके हम उनके पास जाते थे ना। उन्होंने बोला कि मतलब काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने मुझे ऐसा बोला कि नीलेश जी ये मतलब आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऐसा नहीं बोल देते कि नहीं ये मेरा काम नहीं है। मैं बोला नहीं, एनी क्वेश्चन
इज़ मतलब हमारे लिए हम ऐसे देखते हैं उस क्वेश्चन को कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम देखते हैं। चलो एक एग्जांपल है कि आपने मुझे अभी ऐसा बता दिया कि नीरज जी आप मुझे बताओ कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, हाइब्रिड लेने में ज़्यादा अच्छा है या फिर नॉन हाइब्रिड लेने में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अभी अपना रेजो के साथ ये आ गया ना, देयर इज़ अ टैक्स, अनदर टैक्स अभी जो पड़ गया, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है, बट वो एक अभी जो नया टैक्स जो आ गया कि हाइब्रिड के ऊपर जो टैक्स अभी हमें भरना है, जो डीजल पे हम भरते थे कुछ ऐसा है, तो रोड टैक्स जो भी तो रोड यूजर चार्जेस, रोड यूज़र चार्जेस सर, यस, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पे आ गए, पहले हाइब्रिड नहीं पे आ थे। गया, करेक्ट। तो जो रोड यूज़र चार्जेस जो अभी आ गए, तो मुझे पूछ रहा है कि ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए, तो उसका भी कैलकुलेशन मेरे से करवाए हुए क्लाइंटों ने, बट मैंने कभी चार्ज नहीं किया उन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें है, क्योंकि मैं उनको मतलब मैं इन जनरिक हम ऐसे सर्विस देते हैं, जैसे मैंने बोला कि आपको कि ऑल इन वन टाइप ऑफ, कि हम उसको ये देखते हैं कि चलो आपने तो मुझे वो क्वेश्चन अभी पूछ लिया, बट अब फ्यूचर में उस क्वेश्चन मेरे पास आएगा, उससे अच्छा मैं आप ही का क्वेश्चन को मैं थोड़ा टैक्स रिलेटेड भी मैं देखूंगा कि अगर आप इतना किलोमीटर यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अभी आप उसके ऊपर कंपनी के ऊपर गाड़ी लेते हो, अगर आप FBT पे करोगे तो FBT पे करने के बाद आपको इतना टैक्स सेविंग होगा, आप इतना डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे। अच्छा 50% क्लेम करना है, 100% क्लेम करना है, 50% क्लेम करोगे और 50% मतलब बिजनेस में ही दिखाओगे, 50% पर्सनल में दिखाओगे, तो क्या फ़ायदे होंगे। 100% बिजनेस में दिखाने के बावजूद FBT पे करने के बाद क्या फ़ायदे होंगे, वो जनरिक हम उसके बाद स्टडी करके फिर हमें जो नेक्स्ट अगर अपकमिंग क्वेश्चन अगर आएगा तो हम वन गो में हम इन जनरल एक क्वेश्चन से हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो क्लाइंट काफ़ी क्लियर हो जाता है कि क्या करना है। क्या करना है। आपने अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले एक मेंशन किया था कि भाई अकाउंटेंट और बुक कीपर दोनों अलग अलग होते हैं, राइट। तो डिफरेंस क्या होता है? अकाउंटेंट इज मोर इनटू टैक्स, एडवाइजरी भी उसमें आ जाती है, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंट्स भी वो बनाते हैं, फाइनेंशियल तो बनाने ही बनाने होते हैं, जिसमें टैक्स एडवाइजरी भी काफ़ी इन्वॉल्व होती है उस चीज़ में, तो वो एक अकाउंटेंट है। बुक कीपर वो है जहाँ पे, क्योंकि न्यूजीलैंड का ऐसा रूल नहीं है कि यू हैव टू बी लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आप रजिस्टर्ड अकाउंटेंट, आप खुद भी अपने बुक्स कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो। ये काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है, बट अगर आप जैसे आप हो, आप अपना रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप रियल एस्टेट में हो, अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है, आप अपने खुद GST रिटर्न कैलकुलेट करके फाइल कर सकते हो, आप अपना खुद पेरोल कर सकते हो, आप अपना खुद फाइनेंशियल्स भी कर सकते हो। मैं तो जेल में चला जाऊंगा अगर करूंगा, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली मैं इतना एक्यूरेट नहीं होगा, यू सी। राइट, बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि IRD भी ये बोलती है कि, और हर अकाउंटेंट बुक कीपर भी ये लिख देता है कि एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय क्लाइंट वी हैव डन द बुक्स एंड एज पर अवर बेस्ट नॉलेज। तो वहाँ तो एंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आती है। एग्जैक्टली, करेक्ट। ठीक है। ये कोई बताएगा नहीं, हम हर मीटिंग में हम ये बताते हैं। स्पेशली माइग्रेंट्स ये सोचते हैं, क्योंकि हम जो बैकग्राउंड से आए हुए हैं वहाँ पे ये होता है कि सारा कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर ही डाल दिया डाल दिया उनको, जो बता दिया अब वो करेंगे। वो करेंगे। कल अगर कुछ आपने गलत उनको बताया, उन्होंने गलत फाइल कर दिया, तो एंड ऑफ द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। करेक्ट। अकाउंटेंट्स की अगेन सॉरी, उससे पहले जैसे आपने एक डिफरेंशिएट मांगा था कि बुक कीपर, अब बुक कीपर ये होता है जो आप इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करोगे उसी के हिसाब से वो GST कैलकुलेशन करके आपको दे देंगे, रिपोर्ट बना के वो फाइल कर देंगे, फाइनेंशियल उसी के ऊपर फाइल करके वो आपको दे देंगे। इट्स लाइक अ पर्सन सिर्फ आपके नंबर्स को मैनेज कर रहा है, बट वहाँ से कोई एडवाइजरी नहीं आ रही है। बहुत सारी मुझे ये क्वेरीज बहुत आती है कि या नीले जी आपने जो मुझे बताया वो मेरे अकाउंटेंट ने अभी तक कभी नहीं बताया। सेम, आई वुड से सेम। मैं 6 से 8 साल से अकाउंटेंट यूज़ कर रहा हूँ। मेरी डेफिनेशन में अकाउंटेंट यही था कि भाई दे आर रनिंग माई नंबर्स, मेरे को कितना टैक्स पे करना नहीं पे करना, GST वगैरह सारा वो मैनेज करते हैं। इट्स अ गुड टीम आई गॉट, बट मेरे को ये नहीं पता था कि वो देख के मेरे को बता सकते हैं कि भाई क्या कर रहा है तू, जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा तू खर्च दिया है, हज़ारों तो तू सिर्फ खाने पे ही खर्च रहा है, वो जो मेरी बॉडी में दिख रहा है, बट यू नो इट्स नॉट गुड फॉर बिजनेस। उसमें ऐसा है हेमंत जी कि मैं आपको एक चीज़ इसमें हाईलाइट ज़रूर करूँगा कि जो मैं इन जनरिक मैं हर एक मेरे क्लाइंट को ये बताता हूँ कि दो चीज़ होती है। जैसे हम एवरी इंडिविजुअल मेरे जो क्लाइंट्स है, हम जब भी हम फाइनेंशियल्स करते हैं तब हम उनको GST भी हम करते हैं, तो उसके पहले हम उसको ड्राफ्ट भेजते हैं, बातें करते हैं, सही है गलत है कितना नहीं।
मतलब सही गलत से ज़्यादा हम ये करते हैं कि जो ये कैलकुलेशंस जो ये कोडिंग्स किए वो सही है गलत है, अगर कोई खर्चा रह गया है नहीं रह गया है। अब उस सिस्टम से क्या होता है कि हम एक कनेक्शन में आते हैं क्लाइंट के साथ, फिर क्लाइंट के साथ बात होती है, फिर क्लाइंट एक कॉमन क्वेश्चन होता है जीएसटी कैसे कम करना है। दिस इज एवरी 2 months एवरी मंथ वहाँ में एक कॉमन क्वेश्चन होता है। नई गाड़ी लेके नहीं, मैं वो कभी एडवाइस नहीं करता नई गाड़ी का, मैं उससे थोड़ा अलग हूँ। बहुत अकाउंटेंट्स बुक कीपर्स करते हैं एडवाइस, या फिर मुझे लोग बोल के भी करते हैं कि मेरे प्रीवियस अकाउंटेंट ने मुझे ऐसा बोला था, मैं उसको ज़्यादा इंकरेज नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरा हमेशा ये एडवाइस रहता है कि आप जीएसटी कम कैसे पे करना है उस पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हो, क्योंकि जीएसटी क्या है बेसिकली, आप अपने क्लाइंट से जीएसटी ले रहे हो, जो आप उसको चार्ज कर रहे हो ऑन टॉप ऑफ इट आपके सर्विसेज के ऊपर। जैसे अगर आपका $100 प्लस जीएसटी, फॉर एग्जांपल $100 प्लस जीएसटी आपका चार्ज है, तो $15 आप चार्ज कर रहे हो उसको, तो वही आप उनसे लेके आप आईडी को पे कर रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है? इट्स जस्ट थिंकिंग, और वो समझाने का एक तरीका होता है। अब मैंने आपको बताया कि हरमन जी आप $15 उधर से ले रहे हो, आप $15 इधर दे रहे हो, तो आप बोलेगा हाँ ये भी सही है। अगर मैं बोलूँगा बट आप मुझे बोलोगे अरे बट नीलेश जी आप बोल रहे हो मेरे पास $115 आ रहे हैं, बट वो भी मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे लगता है मेरे पास उतने बच नहीं रहे, तो मैं ये बोलूँगा फिर आप एक काम करो, आप अपना रेट को रिवाइज करो। तो आप बोलोगे मैं रेट को कैसे रिवाइज करूँ, मार्केट में तो यही चल रहा है, अगर मैं रिवाइज करूँगा तो मेरे क्लाइंट्स कम हो जाएंगे। तो मैं ये बोलूँगा ओके ठीक है, आप रेट को रिवाइज इसलिए करो, आप अपनी सर्विस इंप्रूव करो। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई बंदा, अब जैसे हमारी इंडस्ट्री की बात करो तो अगर कोई बंदा $50 प्लस जीएसटी चार्ज कर रहा है किसी सर्विस का, कोई बंदा उसी सेम सर्विस का $400 प्लस जीएसटी चार्ज कर रहा है, कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो उसमें हटके होगा। हाँ वो तो है। ठीक है, अब 50 वालों को भी क्लाइंट मिल रहा है, 400 वालों को भी क्लाइंट मिल रहा है, तो आप उस पर फोकस करो। इन शॉर्ट आप अपने बिजनेस को, अपनी सर्विस को बेस्ट ऑफ बेस्ट दो, कि सामने वाला बंदा आपको सामने से बोले कि आप जो चार्ज कर रहे हो कम कर रहे हो, रादर देन आप फोकस कर रहे हो जीएसटी कम पे करने में। फर्स्ट थिंग ये हो गया। सेकेंड थिंग ये हो गया कि आप जो जीएसटी पे कर रहे हो, अब उसमें एक अगेन कॉमन यही प्रॉब्लम आता है कि हमें जीएसटी कम पे करनी है, हमें इतना जीएसटी नहीं देना है। तो मैं ये बोलता हूँ आपको जीएसटी पे करने में दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम, क्या फेस आते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो? आई थिंक मिसमैनेजमेंट है। लोगों को लगता है कि जीएसटी, वो पहली बात तो जीएसटी तुम्हारी पैसा था ही नहीं, तुमने क्लाइंट से लिया है, जीएसटी तुमने लिया है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे लिया है, देना है। करेक्ट। प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि जब तो पैसा आता है तो इंक्लूडिंग जीएसटी होती है, अच्छा लगता है। करेक्ट। देने में प्रॉब्लम आती है, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये रोज़ का है, मेरी सर्विस में प्लस जीएसटी चार्ज करता हूँ। आते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, देने में प्रॉब्लम होती है। सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट माइंडसेट। एग्जैक्टली। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ आप अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज कीजिए। आप ये सोचिए कि जो पैसा आपको आ रहा है उसमें से 15% साइड पे निकाल के रख दीजिए। फिर देखो मैं आपको $10,000 आपको बोलूँगा हर 2 महीने, हरमन जी आपको 10,000 की जीएसटी आ रही है, अगर आपके अकाउंट में $15,000 जीएसटी के ऐसे सेपरेट अगर आपने रखे हुए हैं मैनेज करके, आप बोलोगे अच्छा चलो बढ़िया है, मैं तो सोचा था 15 आएगा, 10 ही आए, आप हैप्पी रहोगे। सेम थिंग हम लोग जब फर्स्ट मीटिंग में हम ये भी बोलते हैं कि आप जीएसटी का पैसा अलग निकाल के रखो, आप अपने टैक्स के पैसा अलग निकाल के रखो। चाहे साल के एंड में मानो कि मैंने अगर आपको पूरे साल में मान लो कि मैंने आपको $50,000 टैक्स के साइड पे रखवा दिया, साल के एंड में मैंने आपको बोला कि हरमन जी आपका प्रोविजनल टैक्स और इनकम टैक्स मिला के आपके $30,000 आ रहे हैं, आप बोलो कि फिर वो 20,000 का वो प्रॉफिट। आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? हमारी स्पेशलाइजेशन इस समय मेनली टैक्सेशन साइड ऑफ इट, टैक्सेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब बिजनेस एडवाइजरी, स्मॉल टू मीडियम टैक्सेशन, बिजनेस एडवाइजरी, बिजनेस कोचिंग, वो हमारी स्पेशलाइजेशन है। अगेन जो ऊबर चलाते हैं वहाँ से लेके अप टिल जो मीडियम स्केल पे जो बिजनेस है जिसका टर्नओवर है 10 मिलियन ईयर, वहाँ तक की हमारी स्पेशलाइजेशन है। अभी वो क्लाइंट बेस हम पूरा अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ कि टैक्स ब्रैकेट चेंज हो रहे हैं, राइट। तो अगेन इन लेमन टर्म्स, ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको समझ आ जाए इजीली, क्या चेंजेस हैं? टैक्स ब्रैकेट्स जो अभी जो नए आए हुए हैं
चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सोल ट्रेडर है, इंडिविजुअल है, उनके लिए चेंजेस है। पहले तो जो पहला वाला था वो था 0 to 14,000 जिस पे 10.5% टैक्स लगता था। अभी नया टैक्स जो ब्रैकेट आया हुआ है वो है 0 to 15,600, उस पे 10.5% ब्रैकेट बढ़ गया। दूसरा ब्रैकेट था $14,001 से लेके 48,000 तक जो था वो 17.5% था, 17.5%। अभी वो हो गया कि $15,601 से लेके 53,500 तक, तो उस पर 17.5% टैक्स हो गया। तीसरा ब्रैकेट जो है वो था पहले $48,001 से लेके 70,000 तक 30% टैक्स था। अभी जो नया ब्रैकेट आया हुआ है जो $53,501 से लेके $78,100 तक वो है 30%। और जो $70,101 से लेके $180,000 पे अभी जा रहा है टैक्स ब्रैकेट 33%। 180 के ऊपर जा रहा है वो सेम है 39%। ट्रस्ट पे अभी जो है जिसका प्रॉफिट 10,000 या 10,000 से अंदर है वो 33% है। पहले जो था वो फ्लैट 33% था ट्रस्ट के लिए। अभी जो भी ट्रस्ट का टैक्स ब्रैकेट 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट है वो अभी चला गया 33 से 39%। तो इन जनरिक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मैं मेरी पहली मीटिंग में बोलता हूँ कि लोग के दिमाग में एक बड़ी कन्फ्यूजन नहीं मैं बोल सकता बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 2 जॉब करेंगे ना तो हमारा टैक्स ज़्यादा कटेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका टैक्स चाहे आप 2 जॉब करो, 2 बिजनेस करो एक ही साथ, ऐसे सोल ट्रेडर 3 जॉब करो, हाँ ड्यूरिंग द ईयर आपका टैक्स ज़्यादा कटेगा, बट जो टैक्स आपका ज़्यादा कट रहा है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। और वाइस वर्सा अगर कम दिया हुआ है तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बट वो अगर कम पे किया हुआ है, अभी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि दोस्तों में जब अब हमें आदत रिफंड की हो गई है। बेसिकली साल ख़त्म होने में टैक्स रिटर्न मिलना फाइल करना पड़ता है। टैक्स रिटर्न क्या होता है कि वो फॉर्म का नाम है, इनकम टैक्स रिटर्न, वो फाइल करना पड़ता है। बट हमें आदत रिफंड की क्यों हो गई है? क्योंकि हम एज अ माइग्रेट, मैं आप स्टूडेंट के बेस पे हम आए हुए रहते हैं, या तो फिर हम अभी जो एक्रीडेशन के हिसाब से जॉब पकड़ लो। अब जॉब भी आया तो हमारा नॉर्मल पैकेज, अब उस टाइम पे हम पार्ट टाइम पे काम कर रहे रहते तो हमारा क्या ही होता है कि लाइक 24, 25, 30,000, 35,000 मैक्स हमारा उस टाइम पे रहता है। अब उस टाइम पे क्या है कि अभी जो एक हमें पहले जो रूल था, अगर आपकी इनकम 24,000 से लेके 48,000 की अगर आपकी इनकम है, उसके बीच में अगर आपकी इनकम है, अगर आप कोई टैक्स, अगर आप कोई दूसरे बेनिफिट्स नहीं ले रहे तो आपको $520 इंडिपेंडेंट टैक्स क्रेडिट मिल रही थी। अभी वो बढ़ के अगर आपकी इनकम 24,000 से लेके 78,100, मतलब अगर आपकी, बट अब 66,000 अगर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज करूँ तो अगर फुल हमें बेनिफिट लेना है तो 24,000 से लेके 66,000 तक, तो उस पर अभी वो 520 का भी डबल हो गया, 1,040 हो गया। 1,040 ओके। जो $10 वीकली जो इंडिपेंडेंट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था वो $20 हो गया बेसिकली। तो उस पर क्या हो रहा है कि वो हमें मिल रहा था पहले, क्योंकि 24 से 48 के बीच में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे थे। तो अगर 30, 35, 40,000 अगर हमने कमाया तो $520 वो रिफंड आ गए। ऊपर से अगर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स अगर हमारे एम्प्लॉयर ने पे किया हुआ है तो वो हमें रिफंड आ जाते, तो हमें वो रिफंड की आदत लग गई। फिर अभी क्या होता है कि इतने साल के बाद कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ 2 जॉब कर रहा है, तो हमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम टैक्स पे करना आता है तो हम किसके ऊपर ब्लेम करते हैं? एम्प्लॉयर के ऊपर। अरे उन्होंने मेरा टैक्स नहीं पे किया। नहीं, ड्यूरिंग द ईयर आपको इनकम आपके पॉकेट में ज़्यादा मिल गई है, इसलिए अभी आपको टैक्स उनको पे करना है। और अभी पहले पार्ट टाइम थे, पहले 48 के नीचे नहीं पहले कमाई थी, अब इन जनरल फुल टाइम आ गए। मिनिमम वेज ही अभी उतना हो गया था कि हम 50-55 तो कमा ही रहे थे ऑन एन एवरेज कोई भी बंदा। तो 48 के ऊपर तो इंडिपेंडेंट टैक्स क्रेडिट तो एलिजिबिलिटी ही नहीं थी, तो इसके ऊपर वो 520 भी नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए टैक्स पे करना। तो ये थोड़ा काफ़ी कन्फ्यूजन है। काफ़ी क्लाइंट मुझे ये बोलते हैं कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। और हम क्या सोचते हैं, अरे उतना टैक्स पे करने से अच्छा हम थोड़ा आराम क्यों ना करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने मिस कर दिया पहले, बट मैं पूछना चाहूँगा बिकॉज ये आए दिन आई एक्सपीरियंस दिस। मेरे को काफ़ी बार कॉल आते हैं अपने लोगों के, बोलते हैं कि हमको इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में। राइट, ठीक है। मेरा बड़ा एक फॉलोअप क्वेश्चन रहता है उनसे पूछने के लिए कि आपका विजन क्या है, क्योंकि लोगों को नहीं समझ आता रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट
रेंटल इन्वेस्टमेंट उसका अलग रूट है, ये मेरा मानना है। अगर आपको लैंड बैंकिंग करनी है उसका रूट अलग है। अगर आपको फ्लिपिंग करनी है विच इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट और होल्डिंग करनी है दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, तो उसका रूट अलग है। राइट तो मैं काफ़ी लोगों को पूछता हूँ ना जब ये कि तुम करना क्या चाहते हो, उनको ये तो पता होता है इन्वेस्ट करना, लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता है भाई कि किस दिशा में इन्वेस्ट करना है। राइट तो एज अ अकाउंटेंट आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे, और आप आपकी क्या रेलेवेंट सर्विस है इन लोगों के लिए, बिकॉज आपके पास क्लाइंट रहते होंगे जिनकी रेंटल इन्वेस्टमेंट आप मैनेज वगैरह करते हो। यस उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये विजन क्या है आपका? विजन क्या है आपका। उसके बाद अब हमारी सर्विस थोड़ी उससे जुड़ के ये आती है कि टैक्सेशन साइड ऑफ इट। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप पहले ही कैलकुलेट कर लो, किसी अकाउंटेंट के पास जाओ, आप ये पता लगा लो कि जैसे ब्राइटलाइन टेस्ट में हम आ रहे हैं तो हमें कितना पे करना है, नहीं करना है। अगर हम जीएसटी रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो पहले हम जीएसटी ले रहे हैं, उसके बाद हम जीएसटी पे करनी है, नहीं करनी है। तो वो बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर आप समझ लो अकाउंटेंट से, और आप नंबर्स थोड़े वर्कआउट कर लो। फिर आपको तीसरा स्टेज ये आएगा कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट के सामने आपको रिटर्न कितना आ रहा है। अगर रिटर्न अच्छा आ रहा है, मतलब ऑब्वियस बात है कि अगर आप पूरा कैश तो इन्वेस्ट नहीं करोगे, लोन लेके करोगे, तो टैक्स रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह सारा कुछ कैलकुलेट करके आप फाइनल अमाउंट देख लो। अगर ये रिटर्न अच्छा आ रहा है तो आप इन्वेस्ट कर लो। तीसरे स्टेज के बाद चौथा स्टेज ये आता है कि आप मार्केट, जैसे उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा आती है कि लोग आपको ये पूछेंगे कि हरमन जी क्या लगता है मार्केट कैसे जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, आपको क्या लगता है मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं नॉर्मली इन्वेस्टर्स। तो वहाँ पे फिर आप अपनी एक स्टडी जो आपकी रहती है इकोनॉमी के साइड से, तो आप बता सकते हो कि अभी के हिसाब से तो मार्केट अच्छा है, और फ्यूचर में भी ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे कभी मार्केट, कि आप पिछले 10 या 15 ईयर्स के डाटा लेके आप उनको, आई होप कि वो एडवाइस। द थिंग इज मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट रहती है। राइट अब पिछले 15 साल के बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो इरेलेवेंट है पिछले 15 साल के साथ। करेक्ट मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक। ये दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। मैंने मोस्टली अपना जितना थोड़ा बहुत पैसा बनाया है वो रियल एस्टेट में बनाया है। और मैं लोगों को अगेन ये भी बोलता हूँ कि भाई तुम्हारा विजन क्या है। अगर तुमको चाहिए कि मेरे को अपना पेंशन प्लान बनाना है, राइट ठीक है ना, तो मैं बोलूँगा एक टाउन हाउस ले लो, कंस्ट्रक्शन की कोई मेंटेनेंस इशू नहीं है, ब्रिक है, कोई गार्डन नहीं है वगैरह नहीं है, तो जो टाउन हाउस है इट विल मेक यू अ बेटर सेंस कि अगर तुमने 4-5 लाख का लिया, रेंट तुमको उतना ही आने वाला है। राइट ठीक है, तो ROI ओवर, अभी चलो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ओवर द टाइम आपका किस्तें कम होती रहेंगी, रेंट बढ़ता रहेगा, मे बी 10-15 ईयर्स टाइम तक उनको ये सोच के चलो ये मेरा पेंशन प्लान है कि 10 से 15 साल तक मेरे को इसको पे ऑफ करना है। राइट अब मैं सारी ज़िंदगी, डजेंट मैटर मैं अगर न्यूजीलैंड में हूँ, ऑस्ट्रेलिया हूँ, या मैं वापस इंडिया चला गया या चली गई, मेरी भी पेंशन सॉर्टेड है। राइट ये एक सोचने का नज़रिया है। यस कई लोगों को होता है कि उनको कैपिटल गेन चाहिए, राइट तो अगर मैं कैपिटल गेन फॉलो करना है तो मैं उनको बोलता हूँ देन स्टे अवे फ्रॉम अपार्टमेंट्स, टाउन हाउसेज, गो फॉर दोज टू लैंड एंड लोकेशन। राइट ज़मीन खरीदो, यस क्योंकि ओवर द टाइम ज़मीन लिमिटेड है। राइट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती रहेगी लेकिन ज़मीन और नहीं आने वाली है। करेक्ट ठीक है ना, तो मैं उनको ऐसा बोलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ इट डिपेंड्स कि आपको करना क्या है। और ऊपर से मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि भाई तुमको अकाउंटेंट की ज़रूरत है राइट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। यस क्योंकि काफ़ी लोग हैं, आपको एडवर्टाइज देखोगे ROI 7%, 8% ROI, बट इन पॉकेट आपके पास ज़्यादा बचेगा नहीं। करेक्ट। और उसमें मैं एक और चीज़, ये आपने बहुत सही बोला कि जैसे ज़मीन कम है। अब मैं हमेशा लोगों को यही एडवाइस करता हूँ, रोटी कपड़ा मकान हमारा क्या है, बेसिक नेसेसिटी। छत चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए। हम कपड़े में और रोटी में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो हम फिर छत पे क्यों करें। और कपड़ा और रोटी हमें पावर देती है काम करने के लिए, कपड़ा तो चलो अगर हमारा शरीर एक ढकने के लिए या फिर वेदर से बचाने के लिए, छत भी वही काम करती है। बट एक वही चीज़ है बेसिक नेसेसिटी में सबसे ज़्यादा कि वो हमें पैसा कमा के देती है, तो है मकान। तो इसलिए मैं हमेशा, जैसे आपने बोला कि मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप उसको फील कर सकते हो, आप उसके अंदर रह सकते हो और उसमें से आप पैसा भी कमा सकते हो अगर राइट इन्वेस्टमेंट किया
तो अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो हमेशा आप रियल एस्टेट में, मैंने आज तक कोई भी ऐसे एग्जांपल, मतलब कोई भी ऐसा नहीं देखा कि जिसने किसी में पैसा डाला, अगर एक स्टेबल मार्केट है, न्यूजीलैंड की मैं बात करूँ कि बहुत स्टेबल मार्केट है, ऐसा इतना बड़ा वॉलेटाइल मार्केट नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो। स्पेशली इंडिया की बात करूंगा तो बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है उधर, रातों रात। इंडिया में भाई अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे, लॉन्ग टर्म मेरी डेफिनेशन है 10 साल 20 साल, करेक्ट, यू विल ऑलवेज इन प्रॉफिट। ऑलवेज प्रॉफिट। ठीक है ना, अब डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी, आपको 10 साल का विजन क्या है, और लोगों के पास विजन नहीं होता। मेरे फादर साहब मुझे हमेशा एक एडवाइस देते हैं, लोग बोलते हैं कि हमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे फादर साहब ऑलवेज बोलते हैं कि अगर पैसा है तो ज़मीन पे इन्वेस्ट करो, ताकि कोई आपको रखे या ना रखे, आप उधर छत बना के रह भी सकते हो। आप पंजाब से हो तो हमेशा यही भी बोलते हैं, क्योंकि मैं एक फार्मर का बेटा हूँ बेसिकली, नॉर्मली पंजाब से फार्मर्स काफ़ी है, तो ये मेरे फादर साहब हमेशा बोलते हैं कि अगर तुझे कोई रहने के लिए नई जगह देगा ना, तो तेरी ज़मीन तू ऊपर छत डाल के मतलब रह सकता है, और उधर सब्जियां उगा के तो खा भी सकता है। तो रियल एस्टेट वो चीज़ है जो आपकी बेसिक नेसेसिटी पूरी करता है काफ़ी हद तक। तो इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि और एक और क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था कि राइट टाइम, मतलब आपको शायद क्वेश्चन आते होंगे कि राइट टाइम क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का रियल एस्टेट में। हाँ, मैं बोलता हूँ जब आप रेडी हो, जब आप रेडी हो और जब आप फुली इन्फॉर्म्ड हो कि आप क्या कर रहे हो। एब्सोल्युटली ठीक है, अगर आप रेडी हो लेकिन आप फुली इन्फॉर्म नहीं हो, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, तो यू गोना मेक लॉस, यू गोना मेक, क्योंकि लोगों को बहुत, अपने बंदों को जनरल परसेप्शन है कि रियल एस्टेट में पैसा हमेशा प्रॉफिट होता है, होता है लॉन्ग टर्म में। बट अगेन अगर आप फ्लिपिंग में हो, आपका गेम अलग है, आपका स्ट्रेटेजी अलग है, आपको पता ही नहीं आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हो। ठीक है ना, आप एजेंट के ऊपर फोकस करो यार, एजेंट का तो टू बी ऑनेस्ट एजेंट को कमीशन दे रहा है ओनर बेचने के लिए, राइट, एजेंट है सेल्समैन। करेक्ट, ठीक है, एजेंट का सबसे पहला, जैसे मैं, अगर मेरे को किसी ने हायर किया है बेचने के लिए, मेरा सोल फोकस है उसको बेचना एट बेस्ट प्राइस पॉसिबल। बायर्स की हेल्प करता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, बट एंड ऑफ द डे काम तो मैं ओनर के लिए कर रहा हूँ। और न्यूजीलैंड में यही है, क्योंकि कमीशन दे रहा है ओनर, बायर नहीं। बट आपके केस में मैंने एक चीज़ भी सुनी है कि आप बायर के लिए भी काफ़ी हद तक सोचते हो, उनको भी बोलते हो, और दोनों के लिए सोचते हो आप। मतलब ओनली नॉट ओनर जो आपको हायर कर रहा है उनके लिए तो आप बहुत ऑब्वियस काम कर ही रहे हो, सोच भी रहे हो, बट जो बायर्स भी है आप उनके लिए भी सोचते हो। तो ऐसा फीडबैक मैंने आपके लिए भी सुना। ये मेरी पर्सनल जर्नी रही है, स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने काफ़ी गलतियाँ की हैं। लोगों को लगता है कि भाई रियल एस्टेट में मैं 2 साल पहले आया हूँ, लेकिन मैं 2011 जब मैं 22 साल का था, मैंने पहला घर ले लिया था अपना। राइट, लेकिन मैंने, मेरी ज़िंदगी की बड़ी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि 1 साल बाद 1 लाख प्रॉफिट में उसको बेच भी दिया, जो एट द टाइम मैं बहुत खुश था। राइट, बट ओवर द टाइम, ओवर द एक्सपीरियंस मेरे को जो सिखाता है, गलतियाँ काफ़ी की हैं, तो मेरे को था कि यार लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि, जैसे मैंने बोला, लोगों के लिए फ़ोन आते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ईजी है मेरे लिए, ठीक है मेरे पास ये है, ये ले बेच दूँ, ठीक है, आई गॉट दैट काइंड ऑफ स्किल सेट। बट कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं जेन्युइन एडवाइस के लिए, तो मेरे को उसमें होता है कि अगर मेरे को किसी ने इतनी रिस्पेक्ट दी है कि एक एडवाइस के लिए फ़ोन किया है, तो मैं उसको जनरल एडवाइस दूं। और मैं बोलता हूँ कि भाई पहले अपना विजन देखो, पर्पस देखो, गोल क्या है, उस हिसाब से मैं एडवाइस दे पाऊंगा। करेक्ट, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के भी काफ़ी सेगमेंट्स हैं, प्रायोरिटीज रही, तो उसमें आपका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना, बिफोर इस पॉडकास्ट को एंड करें, अभी ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है बिजनेस के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए, और जो लोग नॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए भी। तो आप एज अ अकाउंटेंट, स्पेशली अपनी कम्युनिटी के बंदों के लिए, आप इस टाइम के लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? क्या चीज़ों को वो फोकस करें? इट कुड बी रिगार्डिंग फाइनेंशियल, इट कुड बी रिगार्डिंग देयर माइंडसेट एज वेल। जनरली अगर मैं बोलूँ तो एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा हमारी कम्युनिटी को और इन जनरल को, पब्लिक को, कि अभी जो आप कर रहे हो उस पर आप पहले फोकस करें, स्टे करें, रादर देन नया कुछ ट्राई करने जाए। जो जिसमें अभी है आप, अगर आपका काम अगर उसमें चल रहा है तो उसमें ज़्यादा थोड़ा फोकस करें और काम बढ़ाने की ट्राई करें। और अभी जो फ़िलहाल जो सिचुएशन में आप जा रहे हो उसमें आप ट्राई करें कि आप काम कैसे पहले बढ़ाए
और उसके सेम साइड बाय साइड आपके जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस है, उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो इन जनरल। ये एक हो गया एवरीडे पर्सन के एवरीडे पर्सन के लिए। और स्मॉल बिजनेस ओनर जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे, उनके लिए अभी जो स्मॉल बिजनेस जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप एक बार अपने अकाउंटेंट से जाके मिलिए, पूछिए कि मैं जो अभी कर रहा हूँ, जो सिचुएशन पे, जो स्टेज पे जो हमारा बिजनेस है, क्या हमें उसमें चेंजेस लाने चाहिए, क्या हमें कंट्रोल करने चाहिए। अगर एक्सपेंस कंट्रोल कर, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है, तो बढ़ाने के लिए तो हम ट्राई कर ही रहे हैं, स्ट्रगल कर ही रहे हैं, बट अगर हो नहीं रहा है वो चीज़, पहले आप वो कीजिए। हो रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है, गो टू योर अकाउंटेंट, आप उनसे एडवाइस लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको पूछिए कि कहाँ पे हम अपने एक्सपेंस कम कर सकते हैं, कहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली आज के दिन पे बहुत सारे लोग वेजेस के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज अगर मैं देखूँ तो वेजेस की जर्नी अगर मैं देखूँ तो $18 से 1850 से लेके आज हम 2315 पे आ गए, 2315 पे हम आ गए। तो काफ़ी बिग जंप है एज पर द पॉपुलेशन एंड द इकोनॉमी ऑफ द होल कंट्री। बट जो अभी वो है, बट उसी के साथ अलाइन करके हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली गो टू अकाउंटेंट्स एंड उसके साथ आप एक बार डिस्कस कीजिए कि इन जनरल वे, अगर मैं यही पॉडकास्ट के थ्रू मैं बोलूँगा कि अगर आपको इन जेनरिक, अगर आपको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल रहा है, या तो फिर आपको जो सुनना है वो नहीं मिल रहा है, तो आपसे बात करें ज़रूर। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। मैं ज़रूर उस पर मैं उनको एडवाइस करूँगा इन जनरल वे पे। और उसके बाद अगर मैं शॉर्ट टर्म्स गोल सेट करके भी दे दूँगा कि अगर इतने 3 महीने के लिए इतना ट्राई कीजिए, अगर इससे फ़र्क पड़ रहा है देन गो अहेड विथ इट, अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है देन वी गो विद द प्लान बी। बिकॉज हर एक बिजनेस के हर एक स्ट्रेटजीज होती है, हर एक एक्सपेंसेस होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि इन जनरल वे अगर क्लाइंट मुझे पॉडकास्ट के बाद अगर मुझे आ गया कि अच्छा आपने ये बोला था तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे काफ़ी बैकग्राउंड वर्क भी करना पड़ेगा अगर मुझे डिटेल में जाना है तो। इन जनरिक वे पे जो इन कॉमन प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं इंडस्ट्री के हिसाब से वो मैं बता दूंगा। अगर वो हेल्प हो रहा है तो काफ़ी बढ़िया है, तो आपको कोई उसमें आगे एक्सपेंस नहीं पड़ेगा मेरी साइड से। बट अगर इन डिटेल में जाना है तो बट ऑब्वियस मैं पूरा एनालाइज करके मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ। और आपको रीच कर सकते हैं फ़ोन पे, मुझे ज़रूर रीच कर सकते हैं फ़ोन पे। मेरा फ़ोन नंबर है 027-955-2266 एंड मुझे ईमेल भी कर सकते हो, दैट इज़ nilay NILAY @sbgaccounting.co.nz, जो मेरी फर्म का नाम है। cool, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। होपफुली आपको भी अच्छा लगा। अरे बहुत अच्छा लगा आपको, तो कुछ नया कर रहे हैं। और स्पेशली न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च में मैंने पहले 1-2 पॉडकास्ट किए थे, बट वो बैक इन इंडिया किए थे। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ होगा। तो थैंक यू वेरी मच कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और सबसे मैं अप्रिशिएट इसलिए करूँगा कि कुछ नया सोचा आपने, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कर रहे ऐसा पॉडकास्ट हर जगह हो रहा है, बट मैंने आज एक एक्सपीरियंस किया कि नॉर्मली पॉडकास्ट पे बहुत ही प्रेशर होता है। मतलब जो आप किसी से बात कर रहे हो या इंटरव्यू ले रहे हो, तो उस बंदे के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। बट आपने जो ईज़, जो वेलकम, जो कंफर्ट जोन दिया, तो आपका थोड़ा हटके है, मैं इतना तो बोल सकता हूँ। होपफुली जब आप अगली बार आओगे हमारा बजट बड़ा होएगा तो थोड़ा कंफर्ट के साथ आपका कंफर्ट और बढ़ा सकेंगे। बट थैंक यू वेरी मच एंड या वेल बेस्ट ऑफ लक आपको बिजनेस को लेकर, और यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क एंड जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। और आप भी अच्छे प्रोग्रेस कीजिए, ऐसे अच्छे नए आइडियाज़ के साथ आप लाते रहिए, सपोर्ट करते रहेंगे एक दूसरे को और कम्युनिटी को। 100%। यस, cool, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू।